आज के इस डीप डाइव में हम टेक्नोलॉजी की दुनिया के एक ऐसे टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं जिसने मतलब पिछले कई दशकों से सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री का फाउंडेशन सेट किया हुआ है। बिल्कुल, और ये एक ऐसा टॉपिक है जो हमेशा रेलेवेंट रहता है। हाँ, हमारे पास जो सोर्सेज हैं उनमें एक बहुत ही डिटेल्ड जावा ट्यूटोरियल शामिल है। हमारा मिशन आज ये समझना है कि आखिर जावा क्या है, इसकी पॉपुलैरिटी के पीछे का असली टेक्निकल कारण क्या है और कैसे कोई भी स्टूडेंट 6 से 12 महीने का फोकस देकर इसे मास्टर कर सकता है और एक बेहतरीन सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकता है। ओके, लेट्स अनपैक दिस थोड़ा डिटेल में। जावा सिर्फ एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, बल्कि अपने आप में एक पूरा इकोसिस्टम है। हाँ जी, एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम। सोर्स मटेरियल में एक बहुत ही स्ट्राइकिंग आंकड़ा दिया गया है कि आज की तारीख में लगभग 3 बिलियन यानी 300 करोड़ से भी ज़्यादा डिवाइसेस पर जावा रन करता है, चाहे वो एंटरप्राइज सर्वर्स हों, एंड्रॉयड फोन्स हों या फिर स्मार्ट कार्ड्स। ये आंकड़ा मतलब वाकई इसके स्केल को दर्शाता है। अगर हम इसके इतिहास पर एक नज़र डालें तो जावा को 1995 में सन माइक्रोसिस्टम्स में जेम्स गॉसलिंग ने डेवलप किया था। आज इसे ओरेकल मैनेज करता है। राइट, ओरेकल के पास है आप। हाँ, टेक इंडस्ट्री में जहां हर थोड़े दिन में नई लैंग्वेजेस आती हैं और गायब हो जाती हैं, वहां जावा का इतने सालों तक आईटी इंडस्ट्री की जान बने रहना कोई छोटी बात नहीं है। इसका सबसे बड़ा कारण इसका फाउंडेशनल आर्किटेक्चर है। इसे शुरुआत से ही इस तरह डिजाइन किया गया था कि ये बदलते हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर एनवायरनमेंट्स के साथ खुद को ढाल सके। सोर्स टेक्स्ट में इस आर्किटेक्चर को समझाने के लिए एक टर्म का बहुत इस्तेमाल हुआ है, WORA, हाँ। जिसका फुल फॉर्म है राइट वंस रन एनीवेयर। अब जो स्टूडेंट्स पहले से थोड़ा बहुत प्रोग्रामिंग जानते हैं उन्हें पता है कि पोर्टेबिलिटी हमेशा से एक बड़ा इशू रहा है। तो जावा ने इस WORA कॉन्सेप्ट के जरिए इस प्रॉब्लम को आखिर कैसे सॉल्व किया? जब असल में जावा की कोर फिलॉसफी है, इसे गहराई से समझने के लिए हमें पुरानी लैंग्वेजेस जैसे C या C++ का मॉडल देखना होगा। जब कोई डेवलपर C++ में कोड लिखता है तो कंपाइलर उस कोड को सीधा मशीन कोड यानी 0 और 1 में बदल देता है, जो सीधा हार्डवेयर समझता है। बिल्कुल। ये मशीन कोड उस खास ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से बनता है। मतलब अगर कोड विंडोज पर कंपाइल हुआ है तो वो मैक या लाइनक्स पर नहीं चलेगा। अच्छा, तो मतलब हर OS के लिए अलग से कंपाइल करना पड़ेगा। एग्जैक्टली। जावा ने इस पूरी प्रोसेस में एक बहुत ही स्मार्ट बदलाव किया। जावा का कोड सीधा मशीन कोड में कंपाइल नहीं होता, ये एक प्लेटफॉर्म न्यूट्रल फॉर्मेट में बदलता है जिसे बाइट कोड कहते हैं। तो इसका मतलब ये बाइट कोड एक तरह का एक यूनिवर्सल फॉर्मेट बन जाता है। हाँ, लेकिन क्या इससे एग्जीक्यूशन स्पीड पे असर नहीं पड़ता? मतलब बीच में एक एक्स्ट्रा स्टेप आ गया। ये एक बहुत ही बढ़िया सवाल है और इसका जवाब JVM यानी जावा वर्चुअल मशीन में छुपा है। हर ऑपरेटिंग सिस्टम का अपना एक अलग JVM होता है। जब डेवलपर अपना जावा कोड कंपाइल करके बाइट कोड बनाता है तो उसका काम खत्म हो जाता है। राइट। इसके बाद उस बाइट कोड को रन करने की जिम्मेदारी JVM की होती है। विंडोज का JVM उस बाइट कोड को विंडोज के हिसाब से चलाएगा और मैक का JVM मैक के हिसाब से। तो पोर्टेबिलिटी आ गई। हाँ, जहां तक स्पीड की बात है, शुरुआत में JVM थोड़ा स्लो था, लेकिन बाद में इसमें JIT कंपाइलर जोड़ा गया, जिस पर हम आगे और डिटेल में बात करेंगे। फिलहाल सबसे बड़ा फायदा ये है कि बिना एक भी लाइन का कोड चेंज किए एक प्रोग्राम हर जगह चलता है। ये पोर्टेबिलिटी डेवलपर्स के लिए एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। हाँ, उन्हें अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के लिए अलग अलग वर्जन्स मेंटेन करने की जरूरत नहीं पड़ती। हमारे सोर्स टेक्स्ट में सिक्योरिटी और गार्बेज कलेक्शन की भी बात की गई है। अक्सर C++ बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट्स मेमोरी लीक्स को लेकर परेशान रहते हैं। व्हाट्स फैसिनेटिंग हियर इज जावा अपने आर्किटेक्चर के लेवल पे ही सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी को बहुत तवज्जो देता है। C या C++ में डेवलपर्स को पॉइंटर्स का इस्तेमाल करके मेमोरी को डायरेक्टली एक्सेस और मैनेज करना पड़ता है, जो काफी रिस्की हो सकता है। बहुत रिस्की। अगर डेवलपर मेमोरी फ्री करना भूल जाए तो मेमोरी लीक हो जाता है और प्रोग्राम क्रैश हो सकता है। जावा ने पॉइंटर्स का कॉन्सेप्ट ही हटा दिया। इसमें डेवलपर्स को ऑपरेटिंग सिस्टम की मेमोरी से डायरेक्ट इंटरैक्ट करने की जरूरत नहीं होती। मतलब सारा मेमोरी मैनेजमेंट बैकग्राउंड में अपने आप होता है। बिल्कुल अपने आप। इसी को ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन कहते हैं। JVM के अंदर एक बैकग्राउंड प्रोसेस लगातार चलता रहता है। जब भी प्रोग्राम में कोई ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जिसका अब कोई इस्तेमाल नहीं हो रहा है या जिसका रेफरेंस खत्म हो गया है, तो गार्बेज कलेक्टर उसे अपने आप मेमोरी से हटा देता है। तो डेवलपर्स को टेंशन
लेने की जरूरत नहीं है। एकदम नहीं। इससे एंटरप्राइज लेवल एप्लीकेशंस जो हफ्तों या महीनों तक लगातार चलती रहती हैं, वो मेमोरी लीक्स की वजह से क्रैश नहीं होती। ये स्टेबिलिटी शायद बड़ी कंपनीज को जावा की तरफ खींचती है। अब अगर हम इसे सीखने वाले स्टूडेंट्स के नजरिए से देखें, किसी भी लैंग्वेज की शुरुआत हेलो वर्ल्ड से होती है। जावा में इसके लिए system.out.println हेलो वर्ल्ड लिखा जाता है, और ये सब पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन नाम के एक मेथड के अंदर होता है। हाँ, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन किसी भी जावा प्रोग्राम का एंट्री पॉइंट है। जब हम प्रोग्राम रन करते हैं तो JVM सबसे पहले इसी मेथड को ढूंढता है। लेकिन यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि जावा में कोई भी कोड हवा में नहीं लिखा जा सकता। हवा में मतलब हर फंक्शन, हर वेरिएबल किसी न किसी क्लास के अंदर होना चाहिए, क्योंकि जावा फंडामेंटली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रिंसिपल्स पर काम करती है। सोर्स टेक्स्ट में बिगिनर्स के लिए डेटा टाइप्स, वेरिएबल्स और ऑपरेटर्स का भी जिक्र है। चूंकि जो टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं वो तो जानते हैं कि वेरिएबल्स डेटा स्टोर करते हैं और इफ एल्स से लॉजिक बनता है, लेकिन जावा का अप्रोच इन बेसिक्स को लेकर पाइथन या जावास्क्रिप्ट से अलग कैसे है? सबसे बड़ा अंतर है स्ट्रिक्ट टाइप चेकिंग। पाइथन या जावास्क्रिप्ट डायनामिकली टाइप्ड है, मतलब एक वेरिएबल में पहले नंबर डाला जा सकता है और बाद में उसी में टेक्स्ट डाल सकते हैं। हाँ, पाइथन में तो x = 10 लिख दो, फिर x = hello लिख दो, कोई एरर नहीं आता। सही कहा। लेकिन जावा स्ट्रिक्टली टाइप्ड है। अगर किसी डेवलपर ने डिक्लेयर कर दिया कि एक वेरिएबल इंट यानी इंटीजर है, तो कंपाइलर उसमें सिर्फ नंबर ही अलाउ करेगा। सुनने में ये थोड़ा रिस्ट्रिक्टिव लग सकता है, लेकिन बड़े प्रोजेक्ट्स में ये एरर्स को पहले ही पकड़ने में मदद करता है। जब हजारों लाइंस का कोड होता है तो रन टाइम पर एरर आने से बेहतर है कि कंपाइल टाइम पे ही गलती पकड़ ली जाए। बिल्कुल। इसके अलावा जावा में ऑपरेटर्स जैसे अरिथमेटिक, लॉजिकल, बिटवाइज और कंट्रोल स्टेटमेंट्स जैसे इफ एल्स, स्विच और लूप्स का स्ट्रक्चर C और C++ से बहुत मिलता जुलता रखा गया था, ताकि ट्रांजिशन आसान हो। हाँ, इसका मकसद यही था कि 90 के दशक में जो डेवलपर्स C++ इस्तेमाल कर रहे थे, उनके लिए जावा सीखना आसान हो जाए। और यही बेसिक्स आज भी हर बिगिनर के लिए बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। Here's where it gets really interesting. जब कोई स्टूडेंट इन बेसिक्स को समझ लेता है, तब असल प्रोग्रामिंग का जादू शुरू होता है, जिसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यानी ऊप्स कहते हैं। सोर्स टेक्स्ट के मुताबिक जावा एक प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। ऊप्स सिर्फ सिंटैक्स नहीं है, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग का एक पूरा पैराडाइम है। आसान भाषा में कहें तो ये रियल वर्ल्ड को कोड में मॉडल करने का तरीका है। इसके 4 मेन पिलर्स होते हैं। चलिए टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल से हटकर इन्हें रियल वर्ल्ड सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर के नजरिए से समझते हैं। पहला पिलर है एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन का मतलब तो यही हुआ कि बैकग्राउंड की कॉम्प्लेक्सिटी को छुपाकर सिर्फ जरूरी इंटरफेस दिखाना, है ना? बिल्कुल। इसे एक मैसिव एंटरप्राइज एप्लीकेशन मान लीजिए, एक ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के संदर्भ में देखते हैं। जब कोई कस्टमर चेकआउट पर क्लिक करता है तो पेमेंट प्रोसेस होने के लिए बैकएंड में हजारों लाइंस का कोड चलता है। बैंक के सर्वर से कनेक्ट करना, इंक्रिप्शन चेक करना, डेटाबेस अपडेट करना, बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। हाँ, लेकिन जिस डेवलपर ने चेकआउट बटन बनाया है उसे इन सब कॉम्प्लेक्सिटीज से कोई मतलब नहीं है। वो सिर्फ प्रोसेस पेमेंट नाम का एक मेथड कॉल करता है। इंटरनल लॉजिक छुपा दिया जाता है। इसी को एब्स्ट्रैक्शन कहते हैं, जिससे बड़ी टीम्स बिना एक दूसरे का कोड तोड़े एक साथ काम कर पाती हैं। ये कोलैबोरेशन के लिए बहुत जरूरी है। और दूसरा पिलर है इनकैप्सुलेशन, जिसका काम शायद डेटा को सुरक्षित रखना है। हाँ, इनकैप्सुलेशन सिक्योरिटी के एक लेयर है। एक बैंकिंग एप्लीकेशन का उदाहरण लेते हैं। किसी अकाउंट का बैलेंस एक वेरिएबल है। अगर ये वेरिएबल पब्लिक हो तो सिस्टम का कोई भी हिस्सा उसे डायरेक्टली चेंज कर सकता है, जो कि बहुत बड़ा सिक्योरिटी रिस्क है। कोई भी बैलेंस मॉडिफाई कर देगा। एग्जैक्टली। इसलिए हम उस वेरिएबल को प्राइवेट कर देते हैं। अब अगर बैलेंस बढ़ाना है तो एक डिपॉजिट मेथड के जरिए ही किया जा सकता है, जहां तमाम सिक्योरिटी चेक्स लगे होते हैं। तो डेटा और उस डेटा पर काम करने वाले मेथड्स को एक साथ एक कैप्सूल में बांध देना ही इनकैप्सुलेशन है। बहुत क्लियर है। तीसरा पिलर है पॉलीमॉर्फिज्म, यानी एक ही चीज के कई रूप। ये कोड रीयूजेबिलिटी में कैसे मदद करता है? पॉलीमॉर्फिज्म का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है मेथड ओवरलोडिंग और ओवरराइडिंग। मान लीजिए एक प्रिंटिंग फंक्शन है। अगर उसे टेक्स्ट दिया जाए तो वो टेक्स्ट प्रिंट करता है, अगर इमेज दी जाए तो इमेज प्रिंट करता है। मेथड का नाम एक ही है। हाँ, मेथड का नाम एक ही है, लेकिन इनपुट के हिसाब से उसका बर्ताव बदल जाता है। इससे डेवलपर्स को हर छोटे काम के लिए नए नए फंक्शंस याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती। और चौथा पिलर है इनहेरिटेंस,
पुरानी क्लास की प्रॉपर्टीज को नई क्लास में इस्तेमाल करना। सही कहा। अगर एक बेस क्लास है एम्प्लॉई, जिसमें नेम और आईडी जैसे फील्ड्स हैं, तो मैनेजर और डेवलपर नाम की नई क्लासेस उस एम्प्लॉय क्लास को इनहेरिट कर सकती हैं। मतलब बार बार नेम और आईडी नहीं लिखना पड़ेगा? बिल्कुल। इससे डुप्लीकेट कोड लिखने की जरूरत खत्म हो जाती है। इन 4 पिलर्स के अलावा जावा एसोसिएशन, एग्रीगेशन और कॉम्पोजिशन जैसे कॉन्सेप्ट्स को भी मजबूती से सपोर्ट करता है, जो ये डिफाइन करते हैं कि अलग-अलग ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं। इन सब कॉन्सेप्ट्स को सुनकर समझ आता है कि जावा को इतनी रोबस्ट लैंग्वेज क्यों कहा जाता है। सोर्स टेक्स्ट में रोबस्टनेस का जिक्र बार बार आया है। स्ट्रिक्ट टाइप चेकिंग तो हमने समझ लिया, लेकिन एक्सेप्शन हैंडलिंग का क्या रोल है इसमें? एक्सेप्शन हैंडलिंग जावा की रोबस्टनेस का दूसरा सबसे बड़ा कारण है। मान लीजिए कोई एप्लीकेशन एक सर्वर से डेटा फेच कर रही है और अचानक इंटरनेट कनेक्शन टूट जाता है। ऐसी सिचुएशन में प्रोग्राम क्रैश हो सकता है। हाँ, अब्रप्टली बंद हो जाएगा। लेकिन जावा में ट्राई कैच ब्लॉक्स होते हैं। यानी डेवलपर प्रोग्राम को इंस्ट्रक्ट करता है कि इस ब्लॉक के कोड को ट्राई करो, और अगर कोई रन टाइम एरर या एक्सेप्शन आए तो उसे कैच कर लो और प्रोग्राम को क्रैश होने से बचा लो। बिल्कुल। सिस्टम पूरी तरह बंद होने के बजाय यूजर को एक ग्रेसफुल एरर मैसेज दिखा देता है या फिर कनेक्शन रीट्राई करने लगता है। ये काफी स्मार्ट है। हाँ, और यही वो फीचर्स हैं जिनकी वजह से बैंकिंग सिस्टम्स, स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग इंजन्स और एयरलाइन रिजर्वेशन सिस्टम्स जावा पर इतना भरोसा करते हैं। ये भरोसा अपनी जगह है, लेकिन आजकल इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ी डिबेट देखने को मिलती है, जावा वर्सेस पाइथन। सोर्स टेक्स्ट भी इस कंपैरिजन को एड्रेस करता है। एआई और डेटा साइंस के इस दौर में जहां पाइथन हर जगह छाई हुई है, वहां स्टूडेंट्स के मन में सवाल आता है कि वो जावा क्यों सीखें। ये सवाल बहुत लाजमी है। पाइथन का सिंटैक्स बहुत आसान है और एआई लाइब्रेरीज के मामले में उसका कोई मुकाबला नहीं है। लेकिन जब बात आती है लार्ज स्केल एंटरप्राइज बैकएंड सिस्टम्स की, तो डिफरेंस एग्जीक्यूशन मॉडल में दिखता है। एग्जीक्यूशन मॉडल मतलब किस तरह से कोड रन हो रहा है? हाँ, पाइथन एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, यानी कोड लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट होता है, जो थोड़ा स्लो हो सकता है। दूसरी तरफ, जैसा हमने पहले डिस्कस किया, जावा कंपाइल्ड और इंटरप्रेटेड दोनों है, और इसमें JIT यानी जस्ट इन टाइम कंपाइलर का इस्तेमाल होता है। तो ये JIT कंपाइलर जावा की स्पीड कैसे बढ़ाता है? जब JVM बाइट कोड को रन कर रहा होता है, तो JIT कंपाइलर बैकग्राउंड में उस कोड को प्रोफाइल करता है। वो ढूंढता है कि कोड का कौन सा हिस्सा बार बार इस्तेमाल हो रहा है। हाँ। जिन्हें हॉटस्पॉट्स कहते हैं। अच्छा, जो फंक्शंस लूप में चल रहे हैं। हाँ, JIT उन हिस्सों को तुरंत नेटिव मशीन कोड में बदल देता है। इस ऑप्टिमाइजेशन की वजह से जावा प्रोग्राम्स पाइथन के मुकाबले बहुत ज्यादा फास्ट और मेमोरी एफिशिएंट परफॉर्मेंस देते हैं। जहां हाई थ्रूपुट और लो लेटेंसी की जरूरत होती है, वहां जावा हमेशा बाजी मारती है। एक और फीचर जो बैक एंड डेवलपमेंट में बहुत क्रिटिकल है, वो है मल्टी थ्रेडिंग। सोर्स टेक्स्ट में इसे एडवांस्ड कॉन्सेप्ट्स का हिस्सा बताया गया है। एक सर्वर एनवायरनमेंट में ये कैसे काम करता है? मल्टी थ्रेडिंग का सीधा सा मतलब है एक ही एप्लीकेशन के अंदर कई सारे टास्क एक साथ करना। मान लीजिए Amazon का सर्वर है, जिस पर एक ही सेकंड में 10,000 लोग रिक्वेस्ट भेज रहे हैं। बिग बिलियन डेज टाइप सिचुएशन। हाँ, बिल्कुल। अगर सर्वर एक एक करके रिक्वेस्ट हैंडल करेगा तो सिस्टम बैठ जाएगा। जावा में इनबिल्ट कंकरेंसी सपोर्ट है। ये हर यूजर रिक्वेस्ट के लिए एक अलग थ्रेड बना देता है। तो यानी हजारों थ्रेड्स एक साथ पैरेलली रन हो रहे होते हैं, लेकिन क्या इससे कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होते, जैसे 2 थ्रेड्स एक ही डेटा को एक साथ चेंज करने की कोशिश करें? बिल्कुल होते हैं, और इसे ही थ्रेड सेफ्टी का इशू कहते हैं। इसी तरह एक सिचुएशन होती है डेडलॉक, जहां 2 थ्रेड्स एक दूसरे के रिसोर्स रिलीज करने का इंतजार करते रह जाते हैं और सिस्टम अटक जाता है। फिर तो पूरा सर्वर फ्रीज हो जाएगा। हाँ, लेकिन जावा की खूबसूरती ये है कि वो डेवलपर्स को इन थ्रेड्स को मैनेज करने के लिए बहुत सारे सिंक्रोनाइजेशन टूल्स और लाइफ साइकिल मैनेजमेंट APIs देता है। java.util.concurrent पैकेज इसी काम के लिए बना है। सोर्स टेक्स्ट के एडवांस सेक्शन को देखें तो ये साफ हो जाता है कि जावा पुरानी लैंग्वेज होने के बावजूद पुरानी नहीं पड़ी है। ये लगातार इवॉल्व हो रही है। हर 6 महीने में इसके नए रिलीज आते हैं। इसमें लैम्डा एक्सप्रेशंस, जेनेरिक्स, स्ट्रीम API और Z गार्बेज कलेक्टर जैसे मॉडर्न फीचर्स जुड़ चुके हैं। हाँ, ये एडवांस्ड अपडेट्स जावा को मॉडर्न प्रोग्रामिंग ट्रेंड्स के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने में मदद करते हैं। लैम्डा एक्सप्रेशंस की मदद से डेवलपर्स जावा में फंक्शनल प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट्स इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे कोड बहुत कंसाइज और क्लीन हो जाता है।
लंबा चौड़ा कोड लिखने की जरूरत नहीं। बिल्कुल। और स्ट्रीम एपीआई बड़े डेटा कलेक्शंस को फिल्टर और प्रोसेस करने का काम बहुत आसान कर देती है। और ये जी गार्बेज कलेक्शन क्या है? हमने नॉर्मल गार्बेज कलेक्शन की बात तो की थी पहले। ZGC एक बहुत ही रेवोल्यूशनरी अपडेट है। जब नॉर्मल गार्बेज कलेक्टर मेमोरी क्लीन कर रहा होता है तो वो एप्लीकेशन को कुछ मिली सेकेंड्स के लिए पॉज कर देता है। अच्छा, वो बैकग्राउंड प्रोसेस के लिए टाइम लेता है। हाँ, आम एप्लीकेशंस में ये पता नहीं चलता, लेकिन हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग सिस्टम्स में 1 मिलीसेकंड का पॉज भी लाखों का नुकसान कर सकता है। ZGC इस तरह से डिजाइन किया गया है कि चाहे मेमोरी थाउजेंड्स ऑफ गीगाबाइट्स की क्यों ना हो, इसका पॉज टाइम 10 मिलीसेकंड से ज्यादा नहीं होता। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? मतलब एक स्टूडेंट जो ये सब सीख रहा है, चाहे वो बेसिक ऊप्स हो या एडवांस्ड ZGC, उसके लिए इस टेक्निकल नॉलेज का प्रैक्टिकल फायदा क्या है? मार्केट में इसकी डिमांड कैसी है? प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस को समझने के लिए हमें जावा के अलग-अलग एडिशंस को देखना होगा। सोर्स टेक्स्ट में 4 मेन एडिशंस का जिक्र है। पहला है जावा SE यानी स्टैंडर्ड एडिशन, जो कोर बेसिक्स और डेस्कटॉप एप्लीकेशंस के लिए है। और बाकी 3? दूसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट है जावा EE यानी एंटरप्राइज एडिशन, जिसे आप जकार्ता EE भी कहा जाता है। ये बड़े वेब एप्लीकेशंस, माइक्रो सर्विसेज और कॉर्पोरेट सिस्टम्स बनाने के काम आता है। तो असली जॉब अपॉर्चुनिटीज इसी एंटरप्राइज एडिशन के आसपास घूमती हैं। बिल्कुल। इसके अलावा जावा ME यानी माइक्रो एडिशन मोबाइल और एम्बेडेड डिवाइसेस के लिए है, और जावा FX रिच इंटरनेट यूजर इंटरफेसेस बनाने के लिए है। लेकिन एंटरप्राइज बैकएंड ही वो जगह है जहां जावा का असल दबदबा है। जॉब मार्केट की बात करें तो सोर्स टेक्स्ट के डेटा पॉइंट्स काफी इंप्रेसिव हैं। अमेरिका में एक 3 से 5 साल के एक्सपीरियंस वाले जावा प्रोग्रामर का एवरेज एनुअल पैकेज लगभग $1,20,000 बताया गया है। ये हाई सैलरी पैकेज इस बात का सबूत है कि बड़ी कंपनियां जावा स्किल्स की कितनी वैल्यू करती हैं। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, Amazon, नेटफ्लिक्स, ऊबर, इन सभी टेक जायंट्स के कोर सिस्टम्स कहीं ना कहीं जावा या जावा बेस्ड फ्रेमवर्क्स जैसे स्प्रिंग बूट पर चल रहे हैं। नेटफ्लिक्स और ऊबर जैसी कंपनियां जिनका पूरा बिजनेस ही स्केल और स्पीड पर निर्भर करता है, उनका जावा इस्तेमाल करना अपने आप में एक बहुत बड़ा एंडोर्समेंट है। करियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए 6 से 12 महीने लगाकर जावा के फंडामेंटल्स और एडवांस्ड कॉन्सेप्ट्स को मास्टर करना एक बहुत ही सॉलिड इन्वेस्टमेंट है। तो अगर हम आज के इस पूरे डिस्कशन को समेटें, जावा सिर्फ एक लैंग्वेज नहीं है, ये एक फ्री ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है जिसका वोरा कॉन्सेप्ट इसे पोर्टेबल बनाता है। इसके ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रिंसिपल्स कोड को मेंटेनेबल बनाते हैं, और इसका JIT कंपाइलर और मल्टीथ्रेडिंग इसे एंटरप्राइज रेडी बनाते हैं। इफ वी कनेक्ट दिस टू द बिगर पिक्चर, तो बात सिर्फ सिंटैक्स याद करने की नहीं रह जाती। जब कोई स्टूडेंट जावा के प्रिंसिपल्स को गहराई से सीखता है तो वो सिर्फ कोड लिखना नहीं सीखता, बल्कि वो प्रॉब्लम सॉल्विंग का एक स्ट्रक्चर तरीका सीखता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हाँ, वो समझ पाता है कि बड़े सिस्टम्स कैसे डिजाइन होते हैं, मेमोरी कैसे मैनेज होती है और एप्लीकेशन स्केल कैसे करती हैं। ये गहरी समझ ही एक आम कोडर को एक बेहतरीन सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट में बदलती है। बहुत ही सटीक विश्लेषण दिया आपने, और इसी बात से जुड़ा एक आखिरी विचार मैं छोड़ना चाहता हूँ। हमारे सोर्स मटेरियल में AI बेस्ड रेज्यूमे बिल्डर और कोडिंग लॉजिक जनरेट करने वाले टूल्स का भी जिक्र है। आज के इस दौर में जहां AI खुद ब खुद कोड की लाइंस जनरेट कर सकता है, वहां क्या भविष्य में डेवलपर्स को प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का सिंटैक्स रटने की जरूरत रह जाएगी, या फिर जावा के जो गहरे स्ट्रक्चरल प्रिंसिपल्स हैं, जैसे एब्स्ट्रैक्शन के जरिए कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स डिजाइन करना या मल्टी थ्रेडिंग के जरिए परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइज करना, सिर्फ यही वो स्किल्स होंगे जो एक इंसान को AI से बेहतर सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट बनाए रखेंगे? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हमें जरूर सोचना चाहिए। आज के डीप डाइव में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।